नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की सेकंड बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसका तीसरा चैप्टर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के इतिहास के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको उनके वंशों के बारे में, खासतौर से संगम वंश के बारे में, सालू वंश के बारे में, तुलु वंश के बारे में, अराविदु वंश के बारे में बताया था और विशेष हमने फोकस किया था कृष्णदेव राय पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विजयनगर राजधानी है उसके बारे में, विशेष तौर से कि उस राजधानी और उसके आसपास का इलाका कैसा था, वहां पर कौन सी नहरें थी, किलेबंदियां किस प्रकार से थी, सड़कें कैसी थी और इसके बारे में कौन से विदेशी यात्री ने कैसा विवरण लिखा है। हालांकि अपनी पुस्तक में सबसे ज्यादा विवरण दे रखा है डोमिंगो पाएस का, या डोमिंगो पेस उसको आप कह सकते हैं, लेकिन और भी कई विदेशी यात्रियों का जिक्र है, जैसे निकोलो दे कोंटी इटालवी हैं, अब्दुल रजाक फारस के राजा के दूत हैं, अफानासी निकितिन जो रूस से आए, या फिर 3 पुर्तगाली दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और बर्नाओ नूनीज। लेकिन इनका ज़्यादा विवरण नहीं दे रखा है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इनमें से मैं कुछ की जानकारी आपको जरूर दूंगा। और वैसे भी ये यात्री इंपॉर्टेंट है, पीछे एक चैप्टर इसी बुक में आया था, उसमें भी इनमें से अधिकांश विदेशी यात्रियों की चर्चा आई थी। और इसके अलावा भी एक दो जो इंपॉर्टेंट हैं विजयनगर के इतिहास के लिए, उनको भी मैं यहाँ पर शामिल कर लूँगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं विदेशी यात्रियों के बारे में ही बताता हूँ। निकोलो दे कोंटी से शुरू करते हैं। ये इटली का यात्री 1420-22 के दौरान देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था। शासक हैं देवराय प्रथम। 1420-22 लगभग 1420-21 भी लिखा हुआ मिलता है, लगभग 2 साल के करीब ये रहे। विजयनगर में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख इन्होंने ही किया है। और एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किताबों में मिलता नहीं है, इन्होंने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी कहा है, इटालियन ऑफ ईस्ट। यानी जिस प्रकार से पश्चिम में इटालवी भाषा है वैसे ही पूर्व में तेलुगु भाषा है, यानी इन्होंने इतालवी से इनकी तुलना की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तेलुगु को पूर्व की इतालवी भाषा किसने कहा है, निकोलो दे कोंटी ने। अब्दुल रजाक समरकंदी 1442 से 44 के दौरान भारत में रहे। इसका विवरण तो इस बुक में कई बार आ चुका है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फारस के सुल्तान शाहरुख का दूत था। ये शाहरुख तिमुरिद वंश के शासक थे फारस के। फारस आज का आप कहेंगे तो ईरान वाला इलाका बोल सकते हैं। तो उनका दूत कालीकट के जमोरिन शासक के दरबार में आया। ये कालीकट के शासकों की उपाधियां हुआ करती थी वैसे जमोरिन, लेकिन जैसा कि अब्दुल रजाक समरकंदी ने खुद बताया है कि देवराय द्वितीय का काफी सारा प्रभाव था उस इलाके में और कालीकट का शासक भी उससे डरा करता था। तो जब देवराय द्वितीय ने यह कहा कि फारस से आए हुए दूत को मेरे दरबार में भेजो, तो जमोरिन ने तुरंत उसको देवराय द्वितीय के दरबार में भिजवा दिया था। अब कुछ और विदेशी यात्री, जैसे एक रूस से आया था, उसका नाम सामान्य तौर पर हमें एथेनेसियस निकितिन देखने को मिलता है, लेकिन उसका नाम असली अफानासी निकितिन है। लेकिन ये दोनों ही नाम हमें याद रखने हैं, दोनों ही नाम हमें देखने को मिलते हैं इसके। तो ये रूस का था, घोड़ों का व्यापारी। और ये इसने विजयनगर के बारे में कुछ बताया तो है, लेकिन ये बहमनी शासकों के पास आया था। तो बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के काल में आया था ये, 1466 से 72 तक। अपने जो इस बुक का पहला चैप्टर है उसमें इसके बारे में विवरण दे रखा है कि ये इस कालखंड के दौरान आया था। 1466 से 72 के दौरान ये यहाँ पर रहा। तो ये एकमात्र रूसी यात्री जिसका हम खास तौर से विवरण पढ़ते हैं। हालांकि इसके बाद में कुछ और भी आए हैं, लेकिन उनकी ज्यादा जानकारी हमारी बुक में नहीं है। अब कुछ और यात्रियों के बारे में भी मैं बता देता हूं। डोमिंगो पेस, डोमिंगो पाएस क्या बोल सकते हैं इसको, इसका अपनी बुक में बहुत ज्यादा विवरण है। तो इसमें मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि 1520-22 के दौरान ये यहाँ आया है और कृष्णदेव राय के समय में आया है। कहाँ से आया है? पुर्तगाल से। बाकी विवरण अपनी बुक के अंदर आता जाएगा और मैं पढ़ता जाऊंगा। फर्नाओ नूनेस या फर्नाओ नूनीज भी कहा जाता है इसको, ये भी पुर्तगाली है। 1535 से 37 के दौरान आया है और शासक इस समय है अच्युत देव राय। कृष्णदेव राय के भाई हैं ये। किस प्रकार से ये 3 भाई शासक बने थे मैंने आपको बताया था। और ये डोमिंगो पाएस की एक रचना है, मैं आपको बताना भूल गया। इसकी बुक है क्रोनिका दोस रीस दे बिस्नागा। बिस्नागा विजयनगर के लिए नाम है, इस प्रकार से लिखा है उन्होंने। तो क्रोनिका दोस रीस दे बिस्नागा ये डोमिंगो पाएस की रचना है। फिर एक आए सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक इटली से। तो ये सीजर फ्रेडरिक है, 1567 में विजयनगर आए। तो इनको दुर्भाग्यशाली यात्री कहा जाता है क्योंकि 1565 के अंदर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये 2 साल बाद पहुंचते हैं। तब तक तो जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर है, उनकी सेना ने इनको लगभग नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। हालांकि लोग, मकान वहां पर अभी भी थे, लोग निवासी थे, इतना पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो बात नहीं है विजयनगर की जो 1565 से पहले हुआ करती थी। तो इसको दुर्भाग्यशाली कहा जाता है। फिर एक तीसरा नाम आप हिंदी में पढ़ते होंगे, बार्थेमा। बार्थेमा कहा जाता है, लेकिन इसका सही नाम है लुडविको डी वार्थेमा।
ये भी इटालियन है और ये 1504 से 1510 के दौरान रहे। हालांकि कुछ पुस्तकों में मिलता है 1502 से 10 के दौरान रहे, हालांकि बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन कई पुस्तकों में इसके बारे में बताया गया है कि 1508 तक रहे, ऐसा नहीं है। इसकी खुद की बुक में लिखा हुआ है कि 1509 में जो दीव की लड़ाई हुई उसके समय ये यहीं था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 1510 तक ये भारत में रहा है। फिर एक है दुआर्ते बारबोसा, अपनी बुक में भी इनका जिक्र है, पुर्तगाली हैं ये, और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बेड़े के साथ भारत आए थे। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, वास्को डी गामा, इनकी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो मैंने आधुनिक भारत के कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें आपको एकदम विस्तार से, एकदम मैप के अकॉर्डिंग सब उसमें समझाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बेड़े के साथ आया था। 1500 से लगभग 1518 तक ये यहाँ पर रहा है और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दुभाषिया था, उसके लिए मतलब लैंग्वेज अनुवाद करने का काम ये किया करता था। अब हम शुरुआत करते हैं। ये जानकारियां जरूरी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 12th में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है, जिनका नाम है उसके बारे में पुस्तक से अधिक जानकारी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। पहले देखिए मैप देख लीजिए, इसमें यहां से ये तुंगभद्रा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, यहां से इस प्रकार से। यहां लिख रखा है अनेगंदी। तो शुरुआत में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है तो राजधानी इसी यही इलाका था, अनेगंदी। बाद में राजधानी के रूप में विजयनगर विकसित हो गया। फिर आपने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा हो तो पेनुकोंडा लास्ट में राजधानी बनी और उसके बाद में चंद्रगिरी राजधानी बनी। तो 4 राजधानियां रही हैं। तो ये राजधानी का, पुरानी राजधानी का नाम दिया गया है। ये देखिए हम्पी, जिसको आज इसी नाम से पुकारा जाता है उन अवशेषों को। यहाँ पर पवित्र केंद्र दे रखा है, ये केंद्रीय भाग दे रखा है, यहाँ पर शाही केंद्र दे रखा है, ये नगर का इलाका दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ से ये कई प्रकार की नहरें बह रही हैं। हालांकि इतना स्पष्ट नहीं है कि मैं इसको पूरी तरह से आपको समझा सकूं। अब देखिए, अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थे। इसकी भौतिक रूपरेखा यानी इसके आसपास के इलाकों में किस प्रकार से पहाड़ियां, नदियां बह रही हैं उसके बारे में काफ़ी विशेष जानकारियां हैं, और इसकी स्थापत्य शैली भी अपने आप में विशेष है। शहर के विषय में खोज। देखिए, शहर के विषय में जानने के प्रमुख स्रोत हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कोंते नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रजाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में यात्रा की। फिर 16वीं शताब्दी में यात्रा करने वाले हैं दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल का फर्नाओ नूनीज। हालांकि ये ऊपर वाले भी पुर्तगाल के ही हैं, तो ये 16वीं शताब्दी में आए हैं। अब डोमिंगो पेस ने इस शहर के बारे में थोड़ा सा विवरण लिखा है, हालांकि काफी बड़ा है, अपनी बुक में थोड़ा है। विशाल फैला हुआ शहर। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उद्धरण है। कुछ पंक्तियां उससे ली गई हैं। इस शहर का परिमाप मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहां से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं देख पा रहा। वहां से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। इटली की राजधानी रोम जितना उसको विशाल प्रतीत हुआ, प्राचीन रोमन साम्राज्य की राजधानी, और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं और आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियां जो इसमें आती हैं तथा कई स्थानों पर झीलें हैं तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष हैं। यानी उसको जो भी जल संरचनाएं वहां से दिखी, बगीचे वहां से दिखे, उसका उन्होंने विवरण दिया है। ये देखिए, ये भी 12वीं के विद्यार्थी थोड़ा देख लिया कीजिए, इससे आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी। क्या आप आज किसी शहर में ये अभिलक्षण देख सकते हैं? यदि आपने कोई शहर देखा हो तो क्या आप ऐसे अभिलक्षण जो विजयनगर साम्राज्य में डोमिंगो पेस ने बताए हैं, क्या ऐसे लक्षण आप देख सकते हैं? आपके विचार में पेश ने उद्यानों तथा जल स्रोतों का विशेष उल्लेख के लिए क्यों चुना है? विशेष उल्लेख, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है इसके बारे में कि ये जो जल संरचनाओं, जल स्रोतों के बारे में, बगीचों के बारे में उसने क्यों लिखा है विशेष रूप से। हो सकता है उसको जल स्रोत और ये बगीचे, हरियाली वगैरह पसंद हो इसलिए लिखा है, या वो एक पहाड़ी से इसको देख पा रहा है, तो आप दूर से देखेंगे तो आपको सामान्यतः हरियाली और पानी के जो नदियां हैं, बड़ी संरचनाएं हैं, वही ज़्यादा दिखाई देंगी। तो हो सकता है इसलिए उसने इसका ज़्यादा विवरण लिखा हो। तो वो तो डोमिंगो पेस जाने कि उसने इसका विवरण क्यों लिखा है, लेकिन हमें सिर्फ इसके बारे में विचार करना है। आगे बढ़िए।
जल संपदा। इससे पहले हम होजों जलाशयों का निर्माण कैसे होता था इसके बारे में डोमिंगो पेस ने क्या लिखा है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेस लिखता है, राजा ने एक जलाशय बनवाया दो पहाड़ियों के मुख विवर पर, यानी दो पहाड़ियां जहां पर मिलती हैं वहां पर उन्होंने बनवाया है। क्यों बनवाया है? ताकि दोनों पहाड़ियों से जो पानी आए वो पानी उस जलाशय के अंदर आ जाए मुख विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। इसके अलावा 9 मील, मील को यदि आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 15 किलोमीटर ये हो जाएगा। 9 मील से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे, यानी दोनों पहाड़ियों से सीधा ढलकर भी पानी आता है, पाइपों से भी आता है। यह जल एक झील से लाया जाता है जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के लिए पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे चींटियों की तरह, क्योंकि वो इतने सारे आदमी हैं, उसने पहाड़ के ऊपर से देखा होगा तो उसको चींटियों की तरह नजर आए होंगे। और चूंकि पहाड़ियां काट काट कर इस प्रकार के जलाशय बनाने के लिए इतनी ज्यादा कोई मशीनरी तो उस समय थी नहीं, तो मैन वर्क ही ज्यादा होता था। अधिकांश लोगों से ज्यादा लोगों से काम करवाने की कोशिश होती थी, तभी ये सब इस प्रकार का काम बन पाता था। जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहां निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। यदि आपने मैप देखा हो पिछले वीडियो का तो ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। देखिए मैं यहाँ से आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ से तुंग और भद्रा नाम की 2 जल धाराओं से ये इस प्रकार से बहती है। तो ये कौन सी दिशा होगी? देखिए ये ऊपर उत्तर है, इधर कौन सी दिशा है? पूर्व है। तो ये इस प्रकार से बह रही है, तो उत्तर पूर्व दिशा हो गई है। तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है विजयनगर के पास से। ये दोबारा चलते हैं, हम कहाँ पहुंच गए थे, तो थोड़ा सा दिखाना जरूरी है कि कौन सी दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। ग्रेनाइट पत्थर होता है, आप देखते होंगे फर्श वगैरह में लगाने के काम में लिया जाता है, काफी कठोर होता है। तो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं आसपास के इलाके में जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती हैं, यानी एक प्रकार का जैसे कमर के बाहर बांधते हैं एक धागा सा, उस प्रकार के घेरे का काम करती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, जो भारत का निचला हिस्सा है प्रायद्वीपीय इलाका, उनमें सबसे शुष्क इलाकों में से ये विजयनगर वाला इलाका था। इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था। वैसे तो देखिए महाराष्ट्र के कुछ इलाके भी काफी शुष्क हैं, तो सबसे शुष्क नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ जो शुष्क इलाके हैं, ड्राई इलाके हैं, उनमें से ये एक है। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। याद रखना आप, जलाशय कमलपुरम जलाशय विजयनगर में था। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी लाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी हिरिया नहर। और ये हिरिया नहर देखिए कहां से कहां तक पानी लाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जाता है, जो उसके अवशेष हैं टूटे फूटे, उसमें भी आज भी हिरिया नहर को देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो नदी घाटी है, उस एरिया में जल की आपूर्ति सिंचाई के लिए हिरिया नहर से की जाती थी। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। किलेबंदियां तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, जिसका आधुनिक नाम है कोझिकोड केरल में, तो कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रजाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है कि अलग अलग इलाकों में एक के बाहर एक अलग अलग 7 दीवारें बनाई गई हैं। इनमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया है। देखिए, एक जो बाहर वाली दीवारें आप देखेंगी, उस दीवारों में तो इतना बड़ा क्षेत्र आ जाता है कि वहां पर बड़े पैमाने पर उसके अंदर दीवारों के अंदर खेती भी हो रही है, उस एरिया के अंदर जंगल भी है। अब इतनी बाहर किलेबंदी क्यों की गई है कि जब आक्रमण की स्थिति हो और मान लीजिए घेराबंदी बहुत लंबी चल जाए, तो उस इलाके में इतनी जमीन तो होनी चाहिए कि यदि अंदर का अनाज समाप्त होने लग जाए, तो जब दोबारा बारिश का सीजन आए तो दोबारा अनाज उगाकर
और व्यवस्था हो सके अनाज की। तो पहले देखिए अंदर वाले शहर के बाहर भी दीवार है, किले के बाहर भी दीवार है, फिर उससे बाहर भी दीवार है, फिर उसके बाहर, मतलब कई दीवारों की कई पंक्तियां हैं, ताकि एक खेती वाला भी बड़ा इलाका उसके अंदर आ जाए, ताकि समय आने पर खेती भी की जा सके। मान ली पहले घेराबंदी देखिए 6 महीने, 12 महीने, 2-2 साल भी चला करती थी, तो अंदर का अनाज समाप्त हो जाता था, उसके कारण किले से बाहर भी निकलना पड़ता था कई बार। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि बाहरी दीवार के अंदर वाले क्षेत्र में इतनी खेती तो हो सके कि जरूरत के समय उससे काम चलाया जा सके। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना, राजगिरी मैसनरी जो चिनाई से बनी हुई, मतलब चिनाई करके बनाई गई थी, थोड़ी सी शुंडाकार थी। शुंडाकार संरचना आप कह सकते हैं, ऊपर से एक साइड से तो चौड़ाई है और दूसरी तरफ से वो मतलब पतली है। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे, मतलब ये जो दीवारें हैं इनमें अधिकांशतः में क्या किया गया है कि पत्थर के टुकड़ों की कटाई इस प्रकार से की गई है कि वो एक के साथ दूसरा फिक्स होता जाए, और इसलिए उनको गारे की या किसी प्रकार के मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ी। फानाकार, फानाकार टुकड़ा देखिए आप इस प्रकार का होता है, आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसको फानाकार बोलते हैं, वेज शेप्ड, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेज शेप्ड। तो ये इस प्रकार के पत्थर के टुकड़ों को आपस में जोड़ जोड़ कर ये दीवारें बनाई गई थी, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। दीवारों के ऊपर इस प्रकार के वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि खेतों को घेरा गया था, और क्यों घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास है। और पेश कहता है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहां वे धान उगाते हैं, और कई उद्यान हैं, और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। तो डोमिंगो पेस ने भी और अब्दुल रज्जाक ने भी इन दीवारों और उसके अंदर होने वाली खेती के बारे में विवरण दिया है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्रों के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं, कि जो धार्मिक केंद्र है और नगरीय केंद्र है उसके बीच में खेती करने वाला एक इलाका हुआ था। ऐसी खोजें पुरातत्वविदों ने भी की हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। यहाँ पर नहरें बनाई गई थी, जिसमें से एक नहर के बारे में हमने चर्चा की थी, उन नहरों से सिंचाई होती थी। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? जैसा कि मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे कि खेती वाले क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग के अंदर क्यों शामिल किया जाता था। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था, कि उनके खाने पीने का सामान समाप्त हो जाए तो उनको किले से बाहर आना पड़ेगा। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे, अनाज के गोदाम भी रखते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। बाकी अधिकांश जगह तो हम क्या देखते हैं कि शासक अंदर गोदाम बनाते हैं अनाज के, और उनमें अनाज स्टोर करते हैं, ताकि समय आने पर यदि घेराबंदी हो जाती है तो वो 6 महीने, 4 महीने, 1 साल तक का राशन उसके अंदर उनको मिलता रहे। लेकिन यहाँ विजयनगर के शासकों ने और महंगी तकनीक अपनाई है कि उन्होंने खेती वाले क्षेत्र के चारों ओर ही दीवारें खड़ी कर दी है। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, वो दीवारें बता रहे ना अलग अलग प्रकार की। और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह की अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। देखिए ये दीवार में बना हुआ एक प्रवेश द्वार आप यहां पर देख सकते हैं। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को प्रभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक, हिंद इस्लामी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। जो वो संरचनाएं बनाई गई हैं, खासतौर से वो मेहराब का प्रयोग है, वो हमें तुर्की परंपरा की ओर इशारा करता है। और स्थानीय जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, और उसमें जो मुस्लिम स्थापत्य कला है, उसके मिश्रण से कई प्रकार की संरचनाएं बनी हैं। ये देखिए, ये जो इस प्रकार इसको मेहराब बोलते हैं, इस प्रकार की संरचना को, तो ये मुस्लिम शैली मानी जाती है, तुर्की शैली मानी जाती है। तो इनका मिश्रण है यहाँ पर, जिसको
कला इतिहासकारों ने इंडो इस्लामिक शैली कहा है। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई है। फर्श वाली सड़कों की मतलब है यहाँ पर पेवमेंट से, यदि आपने जो पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए पत्थर के रास्ते होते हैं उस प्रकार के रास्तों की उन्होंने खोज की है, और रास्तों के अनुरेखण से ट्रेसिंग किया उन्होंने कि गेट से सामने से जाएंगे तो यहाँ पर सड़क मिलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने रेखाचित्र बनाते हुए ये दर्शाने का प्रयास किया है कि विजयनगर में कहाँ कहाँ रास्ते और सड़कें हुआ करती थी। यहाँ देखिए गोपुरम दिया गया है। गोपुरम क्या है? जो दक्षिण भारतीय मंदिर है उनके प्रवेश द्वार पर एक इस प्रकार की संरचना बनाई जाती थी, और कई दक्षिण भारतीय मंदिर ऐसे हैं जहां पर गोपुरम यानी जो प्रवेश द्वार पर ये इतनी बड़ी संरचना है, ये जो अंदर मंदिर वाला हिस्सा है उससे भी बड़ी और सुंदर होती थी। कृष्णदेव राय ने ऐसे कई गोपुरमों का निर्माण करवाया था। यानी ये मंदिर के गेट के पास है। ये देखिए इसके अंदर से जाने का रास्ता है और गेट के ऊपर ये संरचना है। ये मुख्य मंदिर से भी, कई जो मंदिर हैं उनमें मुख्य मंदिर से भी बड़ी और सुंदर है, तो इसको आप गोपुरम कहेंगे। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। सड़क के दोनों ओर बाजार, जैसे कि आप अधिकांशतः देखते हैं। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है, और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों, कि इस इलाके में चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि काफी महंगे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते हों। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था जहां स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। ये मुस्लिम संरचनाएं हैं, मकबरे, मस्जिद, लेकिन फिर भी ये जो संरचनाएं हैं, इनकी जो आकृतियां हैं, इनकी जो बनाने की शैली है, वो जो हम्पी में मिले हुए मंदिर हैं उनसे मिलती जुलती है। दोनों अलग धर्मों की संरचनाएं हैं लेकिन काफी उनमें जुड़ाव है, एक जैसी सी लगती है। उत्खनित पटरी का यहाँ पर एक भाग दे रखा है। जो पेवमेंट, जो पैदल यात्रियों के लिए बने होते हैं, पत्थर जोड़ के, आजकल भी आप सड़कों के किनारे इस प्रकार की संरचनाएं देखती होंगी, तो उसका एक भाग यहाँ पर दे रखा है। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है क्योंकि वो नष्ट हो चुके हैं, का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। बरबोसा स्थानीय जो सामान्य आवास हैं स्थानीय लोगों के, उसके बारे में क्या लिखता है, क्योंकि उसने तो उस समय देखे हैं उनको। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। व्यवसाय के आधार पर लोगों के मकान मिले हैं, जो जिस प्रकार के काम करते हैं उन लोगों के मकान एक स्थान पर है, हालांकि वो छप्पर के बने हुए लेकिन वो काफी मजबूत हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे, के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं कि कई प्रकार के समुदायों के मंदिर यहाँ पर हुआ करते थे। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे, जहां से नगर के सामान्य लोग अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े यहाँ पर इस चित्र में दिए गए हैं और ये विजयनगर की बनी हुई एक मस्जिद है। सामान्य तौर पर आप मस्जिदों की जैसी संरचनाएं देखती हैं वैसी संरचनाएं ये आपको नहीं दिखेगी। राजकीय केंद्र, देखिए नाम से राजकीय केंद्र है लेकिन इसके अंदर मंदिर बहुत है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। जो सामान्य जनता है, आम लोग हैं, जिन देवी देवताओं को अधिक मानते थे, जिन संप्रदायों के लोग अधिक थे, उनको संतुष्ट करने के लिए या अपनी जो सत्ता है उसको वैधता प्रदान करने के लिए भी वो इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाते थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है हम्पी के अंदर, विजयनगर के अंदर। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबद्ध नहीं होती, यानी धार्मिक कार्यों के लिए नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये महल है जो राज परिवार के लोग हैं उनके रहने के स्थान है। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, चिनाई से
जो मिस्त्री का काम होता है चिनाई का, उससे निर्मित थे, जबकि धर्मेंद्र भवनों की अधिक रचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यानी जो मंदिरों वाली संरचनाएं हैं वो राजगिरी से निर्मित थी, चिनाई करके काफी मजबूत, जबकि जो धर्मेंद्र धर्म के अलावा धर्म के इतर जो भवन है, जो धार्मिक संरचनाएं नहीं है, वो संरचनाएं विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी, यानी पेरिशेबल टाइप की वस्तुओं से, जो कि नष्ट होने वाली हो, इस प्रकार की वस्तुओं से, यानी वो ज्यादा मजबूत नहीं बनाई गई है। महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा के बारे में अभी हम जानेंगे। सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेस, डोमिंगो पेस संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है, के विषय में लिखता है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच है। पहले मैं आपको महानवमी डिब्बा दिखा देता हूं। ये देखिए, एक के ऊपर दूसरा मंच है, और वो मंच भी देखिए किस प्रकार से उसमें मतलब अलग अलग परतें बनाई गई हैं। तो इसके बारे में क्या लिखता है, इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच हैं, सुंदरता से चित्रित। ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है। हालांकि अब तो वो कमरा निश्चित रूप से नष्ट हो ही गया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है। तो मुकुट तथा राजकीय पायल नाम का उसका एक टॉपिक है उसकी किताब में, उसमें उसने ये बताया है। महानवमी डिब्बा, इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। महानवमी डिब्बा क्यों कहा गया है? देखिए, डिब्बे जैसा दिखता है, और महानवमी पर होने वाले जो उत्सव है उसके लिए, अभी नीचे आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। सबसे बड़ी संरचना है, उससे अनुमान लगता है कि राजा का महल होगा, राजा का भवन होगा, लेकिन कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। हालांकि अब तो वो लकड़ी वाली जो भी संरचनाएं हैं वो नष्ट हो गई हैं। स्तंभों के एक दूसरे से पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया होगा। यानी इतने सारे स्तंभ जो छेद है उनको देखकर लगता है कि काफी स्तंभ थे, तो वो पास पास थे, तो शायद ज्यादा स्थान वहां पर ज्यादा खुला स्थान नहीं बच पाता होगा। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है महानवमी डिब्बा, जो कि एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। यानी उसका आधार देखेंगे नीचे की संरचना, तो उसका लंबाई गुणा चौड़ाई से आप यदि उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 11,000 वर्ग फीट एरिया होता है, और ऊंचाई उसकी देखें तो 40 फुट के करीब है। तो ये कोई छोटी मोटी संरचना नहीं है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है, यानी इसके जो आधार है, इसके चारों ओर दीवार है, इन पर काफी सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, काफी सारे चित्र उत्कीर्णित किए गए हैं। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे उत्तर भारत में दशहरा, दुर्गा पूजा बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि या महानवमी के नामों से जाना जाता है, कि महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। यानी ये जो अभी जैसे आपने दशहरा और ये जो नवरात्रा वाला अभी आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले गया है अक्टूबर के अंदर ही, तो ये जो सितंबर अक्टूबर में जो त्यौहार आता है, जिसे आप चाहे 10 दिन या 9 दिन का त्यौहार मान सकते हैं, इस त्यौहार के दिन जो उत्सव मनाए जाते हैं वो यहाँ इस महानवमी डिब्बे पर मनाए जाते होंगे, तो इसलिए इसको महानवमी डिब्बा कहा गया है। अब आप महानवमी का अर्थ समझ गए होंगे, ये जो क्योंकि 9 दिन के नवरात्रि वगैरह इससे संबंधित आप इसको मान सकते हैं। ये देखिए, महानवमी डिब्बा की दीवारों पर जैसे मैंने आपको बताया काफी सारी मूर्तियां, चित्र इस प्रकार के बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए, ये कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र है। हालांकि ओरिजिनल कमल महल की फोटो आप नीचे देख सकते हैं। देखिए, ये वाली है, ये कमल महल है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, उतनी ज्यादा मजबूत संरचना अब नहीं बची है। तो कमल महल की एक तो ये तस्वीर है, और फिर ये तुलना भी करवाएगा कि इन दोनों की तुलना कीजिए। और ये सिर्फ रेखा चित्र है, हाथ से या आप कह सकते हैं कंप्यूटर वगैरह से किस प्रकार से बनाया है, तो इसमें सारी जो लाइनें हैं सब इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र है, ऊपर से तो इसके छज्जे वगैरह मेहराबें सब आसानी से इसको आप देख सकते हैं। खड़ा रेखाचित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का उर्दू अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छायाचित्र में नहीं देखे जा सकते, यानी एक फोटो में वो नहीं देखे जा सकते, लेकिन उसके रेखाचित्र में उसकी विशेषताओं को हम ध्यान से देख सकते हैं। मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये संभवतः इंडो इस्लामी तकनीकों से प्रभावित थी। ये जो मेहराबें हैं, ये देखिए आप, इंडो इस्लामी तकनीकों से प्रभावित हैं। ये मेहराब वाली संरचना ही इस्लामिक संरचना है। आप पहले जो
मध्य एशिया के आसपास के इलाके हैं वहाँ से, या जो अरब इलाके हैं वहाँ से ये इंडिया में आई हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं तुलना करके। आगे हम देखते हैं, यहाँ पहुँच गए हम। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। किस अवसर पर? महानवमी के अवसर पर। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों तथा अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के मुख्य आकर्षण थे। इस अवसर पर क्या क्या हुआ करता था वो दिया गया है। ये जो नायकों द्वारा दी जाने वाली भेंट है उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया गया था कि नायक जो सालाना कर वगैरह है या अपने भेंट है वो एक बार साल में मिलकर राजा को भेंट किया करते थे, दे दिया करते थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। क्या सांकेतिक अर्थ है? त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। यानी जो अपनी सेनाएं हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि नायक एक प्रकार से आप सामंत मान सकते हैं उनको, जिनको बड़े बड़े इलाके दिए जाते थे, वहां से वो टैक्स इकट्ठा करते थे, अपने पास एक सेना रखते थे और कुछ मात्रा में कर है वो प्रतिवर्ष राजा को दिया करते थे और जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता दिया करते थे। तो इस मौके पर निरीक्षण भी हो जाता था कि किस नायक ने कितनी व्यवस्थित तरीके से और कितनी सेना इकट्ठी कर रखी है, तो ये भी राजा निरीक्षण कर लेता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे, जिसका मैंने पिछली वीडियो से आप जोड़कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। यानी यदि ये हम बात करते हैं कि उसके आसपास सेना खड़ी हो जाती थी और उसका राजा निरीक्षण करता था और इतने सारे लोग होते थे, तो पुरातत्वविद ये कह रहे हैं कि भाई इसके आसपास इतनी जगह दिखाई नहीं देती कि इतना बड़ा कोई अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न करवाया जा सके। तो ये भी एक पहेली बना हुआ है कि ये किस काम में आता होगा विशेष तौर पर। कमल महल की एक मेहराब का देखिए अलग से चित्रण दिया गया है उसके ऊपर डिजाइन दर्शाने के लिए। तो कमल महल की मेहराब का एक मतलब क्लोजअप शॉट दिया गया है। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है लोटस महल, या उसको कमल महल आप कहेंगे, जिसका यह नामकरण किसने किया है? 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है वो यह है कि यह परिषदीय सदन था। ये जो कमल महल है ये परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से यानी सलाह देने वालों से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई मंदिर थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि वो राजा का भवन वाली संरचना है उसके आसपास ही वो मंदिर दिखाई देता है। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। यानी मंदिर के अंदर की जो मुख्य मूर्ति है वो तो अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाई गई मूर्तियां सुरक्षित हैं। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी। कब हुआ है मुख्य रूप से आक्रमण? 1565 में। पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। जो अलग अलग इलाकों में नायकों ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिए थे, उन्होंने भी इस प्रकार की संरचनाओं को बनवाया। यहाँ देखिए आप मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग, मेहराबों को ध्यान से देखिए इसकी किस प्रकार की डिजाइने हैं। और ऊपर देखिए चित्र दिए गए हैं अस्तबल वगैरह के। ये देखिए हाथियों के अस्तबल का ये तो खड़ा रेखा चित्र है और ये हाथियों के अस्तबल का नक्शा है। देखिए आप किस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर हाथियों को रखा जाता था और ये ओरिजिनल देखिए कमल महल के समीप हाथियों के अस्तबल का ओरिजिनल फोटो ये इस प्रकार का है दिखने में। ये इसका नक्शा है और ये ऊपर हाथियों के अस्तबल का रेखा चित्र बनाया गया है। तो इनमें आप तीनों को देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ओरिजिनल फोटो ये है। अब इसके बाद में ये जो चित्र दिया गया है देखिए किसके ऊपर बने हैं। ये हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्ति कला। ये देखिए किस प्रकार की मूर्तियां बनी गई हैं हजार राम मंदिर पर। और ये मैं आपको दिखा ही चुका हूं मदुरई का सभा मंडप। अब इसके बाद में आता है धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र में राजधानी का चयन किस प्रकार से है या और जो संरचनाएं हैं देखिए
ये विरूपाक्ष मंदिर है, विट्ठल मंदिर है। इसके अलावा ये जो रथ है आपने 50 के नोट पर देखा होगा, ये रथ है। या विरूपाक्ष मंदिर कितने हैं, विट्ठल मंदिर कितने हैं, झूलता मंडप जिंजी का क्या है, मदुरई के नायकों द्वारा बनाए गए गोपुरम वगैरह, इस प्रकार की बहुत सी बातें अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।